हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चरर में। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच गेहूं का कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ और कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगी। लेकिन सरकार ने लगान वसूली करने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन किसानों व काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। कीमतों गिर जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट है यहाँ पर, जैव संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वो जीव संसाधन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मनुष्य। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आप लोग उसको ज़रूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसको देखते हैं बिना देरी के। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे पत्थर हो गया, चट्टाने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। स्टूडेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको देखते हैं। तो लोकतंत्र किस तरह से जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहले हेडिंग को देखते हैं इसके। यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। मतदाता इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे हेडिंग को देखते हैं। तो दूसरा हेडिंग आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है। दूसरा हेडिंग, सूचना का अधिकार। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार द्वारा काम काज करने के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त हो। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ या नहीं, वह इसका पालन पता कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग तीसरे हेडिंग को चलते हैं, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कानूनों पर चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में कानून जो भी सरकार बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनाती है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का 5 नंबर यहाँ से पक्का हो गया। स्टूडेंट, इसको आप लोग ज़रूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है। चलिए हम इसको देखते हैं आसान भाषा में। तो 5वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं इसका आंसर को। तो यहाँ पर आंसर आप लोग के सामने है। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा
उष्णकटिबंधीय जलवायु में खूब बनाता है। चाय के लिए अच्छे जल और निकासी गहराई जो मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में ह्यूमस तथा जैविक अंश होने चाहिए। सारा साल समान रूप से वर्षा होना चाहिए। आप लोग को एक फसल तैयार करने के लिए यहाँ पर पेय पदार्थ की समान रूप से सारा साल वर्षा होना चाहिए। ये भी 5 नंबर का फसल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताना। आप लोग को कोई 3 लाभ बताना। तो चलिए स्टूडेंट हम इसके उत्तर को देखते हैं। भारत विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित है। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग पहले को यहाँ पर देखते हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप का कार्य करता है, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं दूसरे गुण को। आप लोगों को यहाँ पर दूसरा गुण है आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट, सड़कों की निर्माण लागत कम होती है तथा यह ऊबड़-खाबड़ विभागों पर भी बनाई जा सकती है। चलिए स्टूडेंट हम लोग तीसरे गुण को देखते। तीसरा गुण आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, यह घर-घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होता है। जो सामान चढ़ाने और उतारने का अपेक्षाकृत लागत भी कम होता है इसके लिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 7वें क्वेश्चन को बिना देरी के हुए देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का ये भी 5 नंबर पक्का स्टूडेंट 100% आएगा स्टूडेंट आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, देख लीजिए इसको। 7वां क्वेश्चन, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं। किसी भी देश के शासन को केंद्र स्तर और राज्य स्तर में बांटना ही संघवाद कहलाता है। आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा। इसकी विशेषताएं को हम लोग देखते हैं। तो विशेषता आप लोग देखिए ध्यान से, यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। तो चलिए हम लोग दूसरे विशेषता को देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। चलिए हम लोग तीसरे गुण को देखते हैं स्टूडेंट, जो कि आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तीसरा गुण आप सभी लोग के सामने है स्टूडेंट यहाँ पर, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकते। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अब 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का यहाँ पर भी 5 नंबर पक्का हो गया, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें आप लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम लोग पहले शर्त को यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, बिना देरी के आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर पहला देखिए, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। तो चलिए हम लोग दूसरे को देखते हैं, दलितों वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। तो यहाँ पर आप लोगों का 5 नंबर पक्का हो जाएगा। आप लोग इसको तैयार करके जरूर बोर्ड एग्जाम में जाना। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट आ गया। तो आप लोग बिना देरी के 9वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। तो चलिए स्टूडेंट बिना देरी के हम लोग देखते हैं यहाँ पर, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी आप लोगों का हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। तो चलिए हम लोग इसको बिना देरी के हुए देखते हैं स्टूडेंट, काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावा जलक शैलों से बनी होती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जा सकती है।
इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर पक्का हो गया, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट बिना देरी किए चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 10वां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो आप लोग चलिए इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके उठाने के कदम को देखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग के सामने यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कदम जो आप लोग के सामने है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनलिका अपरदन को रोका जा सकता है। ये पहला आप लोग का हो गया। चलिए हम लोग दूसरे को देखते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा आप सब लोग के सामने, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए हम लोग तीसरों को देखते। तीसरा, पर्वतीय ढालों पर घास तथा पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों का 6 नंबर पक्का हो जाएगा यदि आप लोग इसको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, इसको अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं, जो कि अच्छे तरीके से हम लोग तैयार करके जाएंगे स्टूडेंट। चलिए, स्वच्छता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क आप लोग को देना, केवल एक तर्क आप लोग को देना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए पहले, स्वच्छता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेती हैं। इसलिए स्वच्छता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए स्वच्छता की साझेदारी जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं पूरा। स्वच्छता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ये भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को 5 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बिना देरी किए हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन छपेगा। तो चलिए स्टूडेंट बिना देरी किए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों का 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद की संस्कृति को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट बिना देरी किए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसके आंसर को, उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर आप लोगों का पहला हो गया उदाहरण। दूसरे को चलते हैं। तो दूसरा आप लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोली को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोली राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो यहाँ पर आप लोगों का दूसरा हो गया स्टूडेंट, आप लोगों का यहाँ पर दूसरा उदाहरण होगा। चलिए हम लोग तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। कैरोलस लिनियस कुसपर्की एक पोलिश नागरिक पोलनेस तथा मजरूल्ला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदला। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों का 6 नंबर पक्का हो जाता। आप लोग इसको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर इस सभी क्वेश्चन को करके जाना। तो चलिए स्टूडेंट यहीं पर हमारा क्लास ख़त्म हुआ। तो स्टूडेंट चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।